नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल यूके एग्जाम क्रैकर्स पर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड प्रवक्ता राजनीति विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र, जो कि वर्ष 2021 में आयोजित किया गया था। साथियों, इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है, उसमें पहले के जो 100 प्रश्न है वो शामिल किए हैं। ये पार्ट 2 है, 101 से लेकर के 200 जो प्रश्न है, 200 तक जो प्रश्न है वो मैं इसमें शामिल करूंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। 101वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पदसोपान को क्रमिक प्रक्रिया की संज्ञा दी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, रैली और मुने। ठीक है, रैली और मुने ने ही पदसोपान को क्रमिक प्रक्रिया की संज्ञा दी है। इसके बाद है, किसने संगठन के आधार के रूप में 4P का समर्थन किया था। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी, लूथर गुलिक। ठीक है, लूथर गुलिक ने ही संगठन के आधार के रूप में 4P का समर्थन किया था। और ये 4P क्या थे मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहला जो पी है वो है पर्सन यानी कि व्यक्ति। उसके बाद जो दूसरा पी है प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया। उसके बाद तीसरा पी पर्पज यानी कि उद्देश्य। और चौथा पी है प्लेस यानी कि स्थान। ठीक है, तो ये 4 पी इन्होंने दिए थे संगठन के आधार के रूप में, लूथर गुलिक के द्वारा ये दिए गए हैं। इसके बाद है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, LD वाइट। ठीक है, ये पुस्तक काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक भी इसको कहा जाता है। तो ये LD वाइट महोदय के द्वारा लिखी गई है। आपको ये ध्यान रखना, 1926 में ये पब्लिश हुई थी और लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसके बाद है, लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को पोस्ट कॉर्प के रूप में व्यक्त किया है। ठीक है, तो इसमें को का तात्पर्य क्या है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, को का तात्पर्य है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो पोस्ट कॉर्प है, जो पी है, उसका तात्पर्य प्लानिंग से है यानी कि योजना बनाना। ओ का अर्थ है ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठित करना। एस का अर्थ है स्टाफिंग यानी कि कर्मचारियों को रखना। और इसके बाद जो डी है, इसका अर्थ है डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशित करना। और को यानी कि कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय बनाना। ठीक है, या कोऑर्डिनेशन जो अभी यहाँ पे पूछा गया था। और आर यानी रिपोर्टिंग, इसका अर्थ है सूचना देना। और उसके बाद बी यानी कि बजटिंग यानी बजट बनाना। तो ये पोस्ट कॉर्प इस तरह से इन्होंने इसको व्यक्त किया है। इसके बाद है, ओम्बुड्समैन की संस्था का सर्वप्रथम अभ्युदय किस देश में हुआ था। तो आप जानते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, स्वीडन में। सन 1809 में सबसे पहले ओम्बुड्समैन की जो संस्था है, इसका अभ्युदय स्वीडन में हुआ था। इसके बाद है 106वां प्रश्न, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण हेतु निम्न संचालित परियोजनाओं ऑब्लिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक कार्यक्रम केंद्र सहायतित है। ठीक है, केंद्र के द्वारा सहायतित ये कार्यक्रम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किशोरी शक्ति योजना। तो किशोरी शक्ति जो योजना, ये जो कार्यक्रम है, ये केंद्र के द्वारा सहायतित है। और ये कार्यक्रम उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण हेतु संचालित कार्यक्रम है। इसके बाद है, उत्तराखंड शासन के दृष्टिकोण में प्रशासन पर जनता के द्वारा नियंत्रण स्थापित करने के लिए किस साधन को सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है। ठीक है, या माना है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेवा का अधिकार। ठीक है, सेवा का अधिकार अधिनियम 2011। तो सेवा का अधिकार जो है 2011 का, तो इसको सबसे उपयुक्त माना गया है यहाँ पे। ठीक है, प्रशासन पर जनता के द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का एक सबसे उपयुक्त साधन सेवा का अधिकार 2011 को माना गया है। इसके बाद है, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। यह कथन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वुड्रो विल्सन। ठीक है, इसके बाद है 109वां प्रश्न की, संगठनात्मक इकाई जिसको योजना निर्मात्री, परामर्शदात्री, शोधकर्ता तथा समन्वय की भूमिका का निर्वहन करना होता है, उसे क्या कहा जाता है या कहलाती है। उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टाफ। ठीक है, इसके बाद है, नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधीनस्थ कार्मिकों की वह संख्या जिसको एक प्रशासकीय अधिकारी प्रभावी रूप से निर्देशित कर सके। तो यही नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत का इसमें तात्पर्य है। ठीक है, इसके बाद है, लोक निगम व्यवसाय का एक आदर्श स्वरूप है जिसके पास सरकार की सत्ता तथा निजी उद्योग का लचीलापन एवं स्वतः प्रेरण होती है। यह कथन किसका है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति रूजवेल्ट का। ठीक है, राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने यह सब कहा था। इसके बाद है 112वां प्रश्न, सही समय पर समुचित पदोन्नति का होना सेवारत पुरुषों और महिलाओं की संपूर्ण प्रतिभा की विकास प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग है। यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, फुलटन समिति। ठीक है, विभागीय जो ये पदोन्नति है उससे संबंधित ये समिति है, फुलटन समिति। तो इसी समिति का ये कथन है कि सही समय पर समुचित पदोन्नति का होना
सेवारत पुरुषों और महिलाओं की संपूर्ण प्रतिभा की विकास प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग है। इसके बाद है साथियों, निम्न में से किसने यह मंतव्य प्रकट किया कि वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान विकासशील समाजों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, F.W. रिक्स। ठीक है, तो F.W. रिक्स ने ही जो वेबर के द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही का जो आदर्श प्रतिमान है उसको विकासशील समाजों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त नहीं माना था। इसके बाद है 114वां प्रश्न, प्रशासन में वित्त सर्वव्यापी रूप से उसी प्रकार सम्मिलित होता है जिस प्रकार वातावरण में ऑक्सीजन। ये किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मार्टिन मार्क्स। तो मार्टिन मार्क्स के द्वारा कहा गया है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है संसद किसके माध्यम से लोक व्यय पर नियंत्रण स्थापित करती है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 148 के तहत भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और इनका कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले पूर्ण हो ये इनका कार्यकाल होगा। साथ ही साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक तथा लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए प्रहरी यानी कि वॉच डॉग के रूप में भी जाना जाता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र मार्गदर्शक भी कहा जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में। चलिए इसके बाद है सुशासन की अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण बिंदु है? साथियों ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु है, संवेदनशीलता, सामाजिक सुरक्षा, उत्तरदेयता और पारदर्शिता। तो आयोग के द्वारा भी इसको बोनस दिया गया है। ठीक है, तो ये सभी इसका आंसर होना चाहिए। इसके बाद 117वां प्रश्न है, वर्गीकरण का अभिप्राय कर्तव्यों और अपेक्षित योग्यताओं की समानता के आधार पर पदों का समूहबद्ध करना है। ये किसने कहा है? काफी महत्वपूर्ण ये कथन है। तो साथियों ये कथन ऑप्शन सी, मार्टिन मार्क्स का है। ठीक है, वर्गीकरण का अभिप्राय कर्तव्यों और अपेक्षित योग्यताओं की समानता के आधार पर पदों का समूहबद्ध करना है, तो ये मार्टिन मार्क्स का कथन है। इसके बाद है अभिप्रेरण की आवश्यकता सोपान सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो आप जानते हैं अब्राहम मास्लो के द्वारा किया गया था। इसके बाद साथियों 119वां प्रश्न, किसने ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था या ब्यूरोक्रेसी शब्द दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विंसेंट डी गॉर्ने। ठीक है, विंसेंट डी गॉर्ने ने ही ब्यूरोक्रेसी शब्द दिया था। इसके बाद 120वां प्रश्न, भारत में लेखांकन को लेखा परीक्षण से कब पृथक किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1976 में। वर्ष 1976 में लेखांकन को लेखा परीक्षण से क्या किया गया था? पृथक किया गया। इसके बाद है मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के प्रकार होते हैं। तो आप जानते हैं शक्ति के 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं। 122वां प्रश्न है, भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था। बाद में मोरारजी देसाई जी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाने की वजह से के हनुमंतैया को बाद में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट 20 अक्टूबर 1966 को तथा अपनी दूसरी रिपोर्ट 30 जून 1970 को पेश की थी, जिसमें लगभग 578 सुझाव दिए गए थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है 123वां प्रश्न, ग्रेक्यूनास के अनुसार संगठन के 3 संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो साथ में इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोहरे आड़े और तिरछे संबंध। तो ये इसमें शामिल नहीं है और बाकी सभी प्रत्यक्ष एकल संबंध, प्रत्यक्ष समूह संबंध और आड़े तिरछे संबंध ये इसमें शामिल है। इसके बाद 124वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा राष्ट्रपति अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम के जनक के रूप में जाना जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था साथियों ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जैक्सन। अब मैं आपको थोड़ा स्पॉइल जो सिस्टम है उसके बारे में बताऊं। संयुक्त राज्य अमेरिका, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लोक सेवा की संरक्षण प्रणाली, जिसको लूट प्रणाली कहा जाता है, स्पॉइल सिस्टम कहा जाता है, उसका परंपरागत गृह क्षेत्र रहा है। ठीक है, इस प्रणाली के अंतर्गत लोक सेवा के पदों का वितरण जो होता है वो योग्यता, उपयुक्तता या क्षमता के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि इसके स्थान पर चुनाव जीतने वाला जो राजनीतिक दल है उसके समर्थकों और कार्यकर्ता के बीच किया जाता था। ठीक है, यानी कि जो भी लोक सेवा के पद थे उनका वितरण योग्यता के आधार पर न होकर के जो राजनीतिक दल चुनाव में जीत जाता था तो उसके समर्थक और कार्यकर्ताओं को ये इन पदों का वितरण किया जाता था। अतः जीतने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अक्सर ही जो विरोधी दल द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी थे उनको भारी संख्या में बर्खास्त कर देते थे और उनकी जगह योग्यता और उपयुक्तता पर विचार किए बिना अपनी पार्टी के सदस्यों को वहां पे अपॉइंट कर देती थी। तो इस प्रकार का जो एक पूरी एक प्रणाली थी उसी को संरक्षण प्रणाली या लूट प्रणाली या स्पॉइल सिस्टम इसको कहा जाता है। तो यहीं से प्रश्न आया था। ठीक है,
इस प्रथा का सबसे अधिक प्रचलन राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन के समय में हुआ था और यही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए इसके बाद है 125वां प्रश्न, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 31 अगस्त 2005 को। अब मैं आपके यहाँ पे आपको बता दूं, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था और आयोग के द्वारा 2009 तक अपनी सिफारिशों की 15 रिपोर्ट्स प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इस आयोग के द्वारा कितनी रिपोर्ट्स दी गई थी, तो 15 रिपोर्ट्स। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में? तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को किया गया था। इसके बाद है 126वां प्रश्न, निम्नांकित में से किस विचारक ने प्रशासन को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन की संज्ञा दी है? काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जे एम फिफ्नर। ठीक है, तो फिफ्नर का ये कथन है। ठीक है, इन्होंने प्रशासन को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन की संज्ञा दी है। इसके बाद है 127वां प्रश्न, सुशासन तथा विकास के लिए प्रतिभागी नागरिक समाज पर बल विश्व बैंक रिपोर्ट में किस वर्ष दिया गया? बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1992। ठीक है, इसके बाद है 128वां प्रश्न, एक विभाग के अधीन यदि प्रशासनिक प्राधिकार एक व्यक्ति में निहित हो तो उसे क्या या उस व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ब्यूरो कहा जाता है। साथियों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूरो। इसके बाद है 129वां प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, ये कुछ पुस्तकें हैं, ये पूछी गई थी। तो देखिए साथियों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब थोड़ा मिलान करके देख लेते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू एफ विलोबी, लोक प्रशासन के सिद्धांत। उसके बाद MP फॉलेट, सृजनशील अनुभव से ये जुड़े हुए हैं। और मुने एवं रेले, इन्होंने संगठन के सिद्धांत दिए हैं। तो मुने एवं रेले संगठन के सिद्धांत इन्होंने दिए और हेनरी फ्यूल, इन्होंने औद्योगिक सामान्य प्रबंधन दिया है। तो इससे ये जुड़े हुए हैं, तो आप इसको मिला लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद 130वां प्रश्न है, किसने प्रबंधकीय संजाल की अवधारणा विकसित की है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्लैक तथा मोटन के द्वारा जो प्रबंधकीय संजाल है इसकी अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। 131वां प्रश्न है, सूची का मिलान, पहली जो सूची है उसका मिलान सूची 2 से करना है और सही कूट का आपको चयन करना है। तो चलिए इसको भी मिला के देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए सेल्डन ओलिवर, ये इन्होंने प्रबंध का दर्शन, इससे जुड़े हुए हैं। अल्बर्ट लेपावर्की, ठीक है, लेपावर्की, ये प्रशासन संगठन व प्रबंधन की कला एवं विज्ञान से जुड़े हुए हैं। और अशोक चंदा, ये भारतीय प्रशासन से संबंधित हैं। और SE फाइनर, ये लोक प्रशासन की शक्ति। तो ये पुस्तकें हैं, इनका मिलान करने के लिए पूछा गया था, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है साथियों 132वां प्रश्न, भारत में वरिष्ठ लोक सेवकों के पदोन्नति के मामलों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विभागीय प्रोन्नति समिति। ठीक है, तो इसी के द्वारा जो वरिष्ठ लोक सेवक होते हैं उनकी पदोन्नति के मामलों से संबंधित जो निर्णय है, डिसीजन है, वो लिए जाते हैं। 133वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि लोक प्रशासन के अंतर्गत शासन से विशेषकर केवल कार्यपालिका पक्ष से संबंधित कार्यों को समाहित किया जाता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लूथर गुलिक। ठीक है, 134वां प्रश्न है, उदासीनता के परिक्षेत्र की अवधारणा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है साथियों ऑप्शन बी, प्राधिकार से, अथॉरिटी। ठीक है, इसके बाद 135वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक लोक निगम का लक्षण नहीं है? तो माननीय आयोग के द्वारा भी इसको बोनस दिया गया है इस प्रश्न में, तो इस प्रश्न को हम भी स्किप कर देंगे। ठीक है, ये सभी लोक निगम, ये संबंधित जो भी यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, ये सभी लोक निगमों के लक्षणों से कहीं ना कहीं मेल खाते हैं। तो इस कारण इसका एक सही और सटीक उत्तर बता पाना संभव नहीं है। तो चलिए इसके बाद 136वां जो प्रश्न है, हर्जबर्ग की विकारक अभिप्रेरणा सिद्धांत के अंतर्गत स्वच्छता कारकों में निम्न में से क्या नहीं है? ठीक है, जो उन्होंने स्वच्छता कारक बताए थे तो उनमें क्या शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरदायित्व। ठीक है, इन्होंने जो हर्जबर्ग के जो कारक अभिप्रेरणा जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, इसमें जो स्वच्छता के जो कारक इन्होंने बताए थे तो उसमें उत्तरदायित्व शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी सभी शामिल है। वेतन, कार्यदशाएं और कंपनी की जो नीति है वो स्वच्छता कारकों में शामिल है। ठीक है, इसके बाद 137वां प्रश्न है, निष्पादन बजटीकरण की अवधारणा को प्रचलन में लाया गया था किसके द्वारा? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम हुअर आयोग। जो निष्पादन बजटीकरण है इसकी अवधारणा को प्रथम हुअर आयोग इसके द्वारा प्रचलन में लाया गया था, जो कि USA का ये कमीशन था, प्रथम हुअर आयोग। इसके बाद 138वां प्रश्न है, लोक निगमों की कार्यविधि के बारे में। इसके बाद 138वां प्रश्न है, लोक निगमों की कार्यविधि के बारे में
भारत में ARC की निम्न में से कौन सी एक अनुशंसा नहीं थी? ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संबंधित मंत्रालय का सचिव प्रबंधन बोर्ड का सदस्य होना चाहिए। ये एक अनुशंसा नहीं थी, बाकी सभी इसकी अनुशंसा में शामिल थे। ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद है 139वां प्रश्न, पद वर्गीकरण वर्गीकरण है किसका? तो साथियों ये कर्तव्यों का वर्गीकरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्तव्यों का। 140वां प्रश्न, स्थायी वेतन प्राप्त तथा कुशल पेशेवर अधिकारियों के एक निकाय के रूप में लोक सेवा की परिभाषा दी गई है किसके द्वारा? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरमन फाइनर। ठीक है, तो हरमन फाइनर जी के द्वारा लोक सेवा की जो परिभाषा है वो स्थायी वेतन प्राप्त तथा कुशल पेशेवर अधिकारियों के एक निकाय के रूप में इन्होंने इसको परिभाषित किया है। इसके बाद है 141वां प्रश्न, G77 के कुल सदस्य देशों की वर्तमान में कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 134। 142वां प्रश्न है साथियों, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, भारत। तो साथियों भारत G7 का सदस्य नहीं है। मैं आपको G7 के जो सदस्य देश हैं, देखिए यहाँ पे G7 के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए शामिल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है 143वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सिंगापुर। ठीक है, तो सिंगापुर बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। और यहाँ पे हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि जो बिमस्टेक है इसका जो फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें टोटल 7 मेंबर्स हैं, तो जो 5 सदस्य हैं 5 आर फ्रॉम साउथ एशिया, दक्षिण एशिया से हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका, जबकि 2 जो सदस्य देश हैं वो ईस्ट एशिया से हैं, यानी कि पूर्वी एशिया से हैं, तो उनका नाम है म्यांमार और थाईलैंड। तो चलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है 144वां प्रश्न, WTO के विषय में निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य असत्य है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह सदस्य देशों के मध्य उठे व्यापारिक विवादों का निस्तारण नहीं करता है। तो साथियों ये असत्य है, जबकि ये सदस्य देशों के मध्य उठे व्यापारिक विवादों का निस्तारण करता है। इसके बाद 145वां प्रश्न है, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, इसकी और विश्व बैंक की, और इन दोनों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। इसके बाद है, निम्न में से कौन खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, चार्ल्स मैक्लेलैंड। ठीक है, बाकी सभी खेल सिद्धांत से संबंधित हैं, थॉमस सेलिंग, मार्टिन सुबिक और H राइफा, ये तीनों खेल सिद्धांत से संबंधित हैं, इनके समर्थक हैं। इसके बाद है 147वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का सर्वाधिक स्थायी कारक है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी, भौगोलिक परिस्थिति। 148वां प्रश्न है, NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, परमाणु प्रसार संधि कब अस्तित्व में आई? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1968 में, 1968 में ये अस्तित्व में आई थी और वर्ष 1970 में, यानी कि 5 मार्च 1970 को ये प्रभावी हुई थी। ठीक है, तो दोनों ही तरह से आपसे आगे भी इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो अस्तित्व में 1968 में आई थी और प्रभावी 1970 में हुई थी। इसके बाद 149वां प्रश्न, किसने कहा कि राष्ट्र संघ एक शिथिल संघीय ढांचा है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पिटमैन बी पॉटर। पिटमैन बी पॉटर ने कहा था, राष्ट्र संघ को एक शिथिल संघीय ढांचा कहा था। इसके बाद 150वां प्रश्न, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की संविधि में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 70। ठीक है, इसके बाद है साथियों, किस विचारक ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष बताया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉर्गनथाउ ने। 152वां प्रश्न, निम्न में से कौन एक विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है? तो साथियों ये भी आयोग के द्वारा स्किप किया गया है, इसमें बोनस दिया गया है। ठीक है, तो ये सभी विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बोनस दिया गया इस प्रश्न का। इसके बाद 153वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो आप जानते हैं यहाँ पे 10 अस्थायी सदस्य हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिनमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है। ठीक है, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है। इसके बाद 154वां प्रश्न, गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो साथियों ऑप्शन सी, किसी शक्ति गुटों से अलग रहने की जो नीति है उसको गुट निरपेक्षता कहा जाता है। 155वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी, हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसके बाद है 156वां प्रश्न, स्टार वार प्रोग्राम का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, USA। ठीक है, इसके बाद है 157वां प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व का स्वरूप हो गया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्विध्रुवीकरण। ठीक है, तो द्विध्रुवीकृत विश्व का रूप हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। उसके बाद आप जानते हैं कि शीत युद्ध की भी शुरुआत हो गई थी 1945 के बाद, तो बाइपोलर वर्ल्ड यहाँ पे जो विश्व का स्वरूप है वो उस वक्त पे हो गया था।
इसके बाद 158वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए 54 सदस्य। ठीक है। इसके बाद 159वां प्रश्न, आसियान का गठन हुआ था, आप बेहतर जानते हैं, अगस्त 1947 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद है 160वां प्रश्न, सीईसीए यानी कि समेकित आर्थिक सहयोग संधि की आधिकारिक घोषणा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, किस किस के मध्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत सिंगापुर के बीच सीईसीए यानी कि समेकित आर्थिक सहयोग संधि। 161वां प्रश्न, भारत नेपाल शांति तथा सुरक्षा संधि 1950 की नेपाली माओवादियों ने आलोचना की, क्यों की थी? क्योंकि ये सभी हो जाएगा, संधि असमान प्रकृति की थी, इसके अतिरिक्त नेपाली पहचान का उभार था और चीन के साथ समदूरी की नीति इसमें अपनाई गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। इसके बाद 162वां प्रश्न, 1984 के नाभिकीय निशस्त्रीकरण के 4 महाद्वीपीय शांति पहल में निम्न में से किस नेता ने हिस्सा नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, राष्ट्रपति जिया उल हक। ठीक है, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे जिया उल हक, इनके द्वारा इसमें हिस्सा नहीं लिया गया था। इसके बाद है 163वां प्रश्न, कथन कारण का ये प्रश्न था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसके बाद है 164वां प्रश्न, निम्नलिखित संधियों का सही बढ़ता कालक्रम बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, आप इसको मिला लीजिएगा। इसके बाद 165वां प्रश्न है, 1980 से पूर्व भारत द्वारा इजराइल को वास्तविक मान्यता प्रदान करने के कारण में भारत या विदेश नीति का कौन सा एक निम्नांकित निर्धारक नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत की ऐतिहासिक परंपरा। तो ये 1980 से पूर्व भारत द्वारा इजराइल को वास्तविक मान्यता प्रदान करने के कारण में इसमें शामिल नहीं है, जो उस वक्त पे निर्धारित जो कारक था उसमें शामिल ये नहीं है। ठीक है, बाकी सभी इसमें शामिल है। इसके बाद है, कश्मीर विवाद को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा नियुक्त आयोग में निम्न में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर है यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत संघ इसमें एक सदस्य के रूप में नहीं था। ठीक है। इसके बाद 167वां प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हॉटलाइन का तात्पर्य क्या है? तो साथियों हॉटलाइन का तात्पर्य सीधे संचार संपर्क सूत्र के द्वारा प्रतिकृत हस्तांतरण क्षमता, डीसीएल के माध्यम से ग्राफिक सामग्री भेजना, राष्ट्रों और सरकारों के प्रमुखों के मध्य सीधा संचार संवाद करना। तो ये सभी इसका राइट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 168वां प्रश्न, भारत बांग्लादेश संबंधों में निम्न में से किस एक कारण से तनाव रहा है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तिस्ता नदी जल विवाद को लेकर के। इसके बाद है 169वां प्रश्न, ये भी कथन कारण का प्रश्न है, आप इसको देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 170वां प्रश्न, यूएसडीएफसी के साथ किस संस्था ने भारत में छत आधारित सौर परियोजनाओं की खातिर यूएसडी 41 मिलियन कर्ज प्रतिभूति की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसएड। ठीक है। इसके बाद 171वां प्रश्न, किन दो संस्थाओं ने मिलकर जलवायु परिवर्तन वित्त पोषण के मुद्दे पर निर्धन देशों की खातिर एक मंच का शुभारंभ करने की योजना बनाई है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्व बैंक और आईएमएफ, इन दोनों ने मिलकर के इस प्रकार की योजना बनाई। इसके बाद है 172वां प्रश्न, कोविड-19 के प्रभाव से लड़ने के क्रम में युवा लोगों के विचारों का वित्त पोषण करने के लक्ष्य लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यक्रम का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन। इसके बाद है 173वां प्रश्न, चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्रियों ने SCRI का शुभारंभ किया है। तो यह SCRI क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। इसके बाद है 174वां प्रश्न, परमाणु फुटबॉल जो कि हाल ही में खबरों में सुर्खियां बटोर रहा था, किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद 175वां प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय सौर परिसंधि ISA को हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, जर्मनी। ठीक है। इसके बाद 176वां प्रश्न, किस देश में कोविड महामारी के कारण आभासिक ऑनलाइन प्रथम G20 देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक को आहूत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इटली में। ठीक है। इसके बाद 177वां प्रश्न, IMF के सदस्य देशों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक संकट का सामना कर रहे देशों की सहायता करने के लिए कितनी धनराशि का अंतःक्षेपण प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 650 बिलियन। ठीक है। इसके बाद 178वां प्रश्न, भारत के ICT कार्यदल ने किस देश के साथ मिलकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसका शीर्षक है भारत में संयोजकता का भविष्य? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यूएसए के साथ। ठीक है, तो यूएसए के साथ मिलकर के भारत के ICT कार्यदल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिस रिपोर्ट का शीर्षक है भारत में संयोजकता का भविष्य। इसके बाद 179वां प्रश्न, बहुध्रुवीय व्यवस्था के सापेक्ष द्विध्रुवीय व्यवस्था की स्थिरता विषय केनेथ वॉल्स के तर्क पर आधारित किसने अपना मत प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, जॉन मिर्स समीर। ठीक है। इसके बाद है 180वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 3 और 4। ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा इसको।
181वां प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन एक चार मुख्य मंत्री परिषद के सदस्यों की श्रेणी में नहीं आता है जो राजा को सहयोग करते हैं और तीर्थ कहे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुर्गपाल। दुर्गपाल इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। 182वां प्रश्न, गांधी जी के निम्न विचारों में अंबेडकर किस विचार से सहमत नहीं? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। महात्मा गांधी के इन विचारों में से किसी भी एक विचार से अंबेडकर सहमत नहीं थे। न स्वराज से सहमत थे, न अहिंसा से सहमत थे, न न्यासवादिता से ये सहमत थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, गांधी जी का विरोध करते हुए अंबेडकर जी ने कहा था कि परंपरागत हिंदूवाद की सभी बुराइयां गांधी जी में है। और साथ ही साथ अंबेडकर ने गांधी की मुख्य अवधारणाओं जैसे स्वराज, अहिंसा, विकेंद्रीकरण, ट्रस्टीशिप, खादी, ग्राम स्वराज, शाकाहार, इन सभी को अस्वीकार कर दिया था। साथ ही साथ पंचायती राज का भी इन्होंने विरोध किया था। और इस संदर्भ में इन्होंने एक टिप्पणी भी की थी कि गांव उदासीनता के अड्डे हैं, अतः शहरीकरण जरूरी है। और साथ ही साथ अंबेडकर जी गांधी जी के विपरीत शहरीकरण, औद्योगिकरण व संसदीय लोकतंत्र के पक्षधर थे, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है 183वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा नहीं लिखी गई है साथियों? तो ऑन लिबर्टी इन्होंने लिखी है। द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन ये भी इन्होंने लिखी है, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म ये भी इन्होंने लिखी है, जबकि ब्रिटिश इंडिया इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है, ओके। 184वां प्रश्न है, निम्न में से कौन अरस्तु के अनुसार क्रांति का एक कारण नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जब शासक आतंक का सृजन कर दूरस्थ खतरे को निकट में प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो अरस्तु ने जो क्रांति के कारण बताए थे उनमें ये शामिल नहीं है। 185वां प्रश्न, प्लेटो की शिक्षा की योजना के विषय में निम्न में क्या तथ्य सही नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी, ये कथन सत्य नहीं है प्लेटो की शिक्षा योजना के संदर्भ में। इसके बाद 186वां प्रश्न है, जॉन रॉल्स के अनुसार लोगों के लिए प्राथमिक सद वस्तुओं में निहित है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, ठीक है। जो उन्होंने प्राथमिक सद वस्तुएं बताई थी उनमें स्वतंत्रता, अवसर, आत्मसम्मान तीनों को समाहित किया है। इसके बाद 187वां प्रश्न है, निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों पक्षों नकारात्मक एवं सकारात्मक पर बल दिया? तो ये है इज़ियाह बर्लिन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 188वां प्रश्न है, मनु के अनुसार विराट पुरुष अर्थात राजा की अवधारणा में कितने देवताओं का सम्मिलन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 देवताओं का सम्मिलन इसमें बताया गया है। इसके बाद है 190वां प्रश्न, पृथ्वी हमारी वास्तविक जन्मभूमि है, मानव जाति हमारा राष्ट्र है और अधिकारों तथा कर्तव्यों की समानता पर आधारित मानव सरकार हमारा अंतिम राजनीतिक लक्ष्य है या होना चाहिए। इस कथन को व्यक्त करने वाले कौन है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, सावरकर, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है ये भी। इसके बाद 190वां प्रश्न, विधि शब्दावली की निम्न परिभाषा से किसने कानून को परिभाषित किया है कि कानून संप्रभु की इच्छा का आदेश के समान अभिव्यक्तिकरण है जिसके राजनीतिक समाज के सदस्य उसका स्वाभाविक अनुपालन करते हैं? तो ये परिभाषा ऑप्शन बी, बिंथम के द्वारा दी गई है, ठीक है। इसके बाद है 191वां प्रश्न, जब तक राज्य बना रहता है तब तक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता है, जहां स्वतंत्रता विद्यमान रहती है वहां राज्य का अस्तित्व नहीं होगा, ये किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लेनिन, ये लेनिन का कथन है। इसके बाद 192वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्य उदार लोकतंत्र के दार्शनिक आधारों से भिन्न है? ठीक है, बाकी ये सभी जो मूल्य हैं उदार लोकतंत्र के दार्शनिक आधारों से संबंधित हैं, ठीक है। लेकिन भिन्न कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व, ठीक है। इसके बाद है 193वां प्रश्न, निम्न का सुमेल कीजिए। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे इनको मिलाकर देख लेते हैं। ये पुस्तकें चिंतकों से जो पूछी गई हैं। पेरेटो के द्वारा अभिजन वर्ग का संचरण, ये पुस्तक लिखी गई है। मूस का द्वारा द रूलिंग क्लास, मिचेल्स के द्वारा अल्पतंत्र का लौह नियम, ठीक है। और साथ ही साथ शुम्पीटर, इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। इसके बाद 194वां प्रश्न, निम्न में से कौन स्वेच्छातंत्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लास्की, ठीक है। बाकी सभी स्वेच्छातंत्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो बर्लिन है, चाहे वो हेयक है, चाहे फ्रीडमैन है, ठीक है। साथियों देखिए, लास्की, टी.एच. ग्रीन, टॉनी हॉबहाउस, मैकाइवर, कीन्स, ये सभी आधुनिक उदारवादी या सकारात्मक उदारवादी थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है 195वां प्रश्न, राजनीतिक कार्यकलाप में मनुष्य एक असीम और अथाह समुद्र में तैरते रहता है। वहां न बचाव के लिए कोई बंदरगाह होता है, न लंगर के लिए कोई था, न कोई प्रारंभिक स्थान होता है और न ही कोई निर्धारित गंतव्य होता है। यह उद्यम समतुलन में तैरते रहना, समुद्र मित्र और शत्रु दोनों होता है, ये कथन किसका है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, माइकल ऑक्सफोर्ड। इसके बाद है साथियों 196वां प्रश्न, विचारों की वर्चस्वता, ये अवधारणा संबंधित है, ठीक है। तो हेगेमनी, ठीक है, हेजेमनी जो है या हेगेमनी, कुछ भी आप इसको कहें, तो ये साथियों संबंधित है ग्रामसी से, ठीक है। एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, प्रिजन नोटबुक।
इसके बाद 197वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखित है? तो साथियों, शूद्र कौन थे ये इन्होंने लिखी है, जाति भेद का उन्मूलन ये भी इन्होंने लिखी है, बुद्ध और उनका धर्म ये भी इनके द्वारा लिखी गई है, और इतिहास का चक्र ये पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी है। और मेरे हिसाब से साथियों ये पुस्तक लिखी गई राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया जी, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद 198वां प्रश्न, जॉन रॉल्स की न्याय की अवधारणा के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, साम्यवाद का समर्थन। तो जॉन रॉल्स की न्याय की अवधारणा से ये संबंधित नहीं है। 199वां प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध गांधी जी से नहीं है? तो साथियों, यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पत्रिका है, हरिजन ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, और इंडियन ओपिनियन ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। जबकि ऑप्शन डी कर्मयोग ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पत्रिका नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्मयोग। इसके बाद अंतिम और 200वां प्रश्न, निम्न में से कौन एक बेंथम के सुखकारी संगठन में शामिल नहीं था? ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मूल्य। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो बेंथम ने सुखकारी संगणक बताए थे उनमें सबसे पहला तीव्रता को उन्होंने बताया था, उसके बाद अवधि, निश्चितता, सन्निकटता, उर्वरता, विशुद्धता और विस्तार, ये इन्होंने 7 सुखकारी संगणक बताए थे। तो यहीं से प्रश्न आया हुआ था, तो इसमें मूल्य शामिल नहीं है। तो इस प्रकार साथियों हमने प्रवक्ता भर्ती परीक्षा जो कि 2021 में आयोजित की गई थी उसके 200 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।